Hello everyone. So this is going to be the final part of this video lecture series where I'll be discussing how I solved 2026 paper in the real exam and what are the changes needed for 2027 aspirant for prelims exam specifically. Right. This was the toughest prelims paper till now, till date in the history of UPSC. तो मैंने इस पेपर में कैसे 100 प्लस स्कोर किया, I'll be discussing that. और इसके पहले 3 पार्ट, इस सीरीज के पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, आप प्लीज उनको जाकर के देख लीजिए। उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि कैसे मैंने कुछ टिप्स के माध्यम से, एक पीवाईक्यू पैटर्न के माध्यम से और ट्रिक्स और सीक्रेट हैक्स के माध्यम से बेसिकली इस पेपर के अंदर 100 प्लस स्कोर किया है। ये कोई पोस्ट एग्जाम एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना स्ट्रेटजी बताया है जो मैंने एक्चुअल एग्जाम के अंदर अप्लाई किया था और फिर मैंने इतना स्कोर किया है। राइट। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग आज देखेंगे कि इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। तो इसमें हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस और जो कुछ रैंडम क्वेश्चंस थे उनको मैंने कैसे टैकल किया और कुछ आईआर के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। राइट। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट्स वगैरह के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो यूपीएससी बाई जेएनवाइट नाम से है और इसका लिंक जो है वो UPSC_PSI_हेल्प के नाम से है। राइट। मेरा नाम धर्मेंद्र जांगिड है और मैंने जेएनयू से मास्टर्स किया है, डीयू से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैंने 2025 वाले अटेम्प्ट में भी 105 प्लस मार्क्स हासिल किए हैं और 2026 के अंदर भी आई एम स्कोरिंग 100 प्लस मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स। All right, so let us move towards our question discussion. We have already discussed all these parts. We have to just like start from question number 71. So let us get to the question number 71. Yes, so this is question number 71. Let's see this. With regard to involvement of the private entities in India's space program. ठीक है, private entities के regarding ये question है। India's Indian National Space Promotion and Authorization Center जो InSpace है is an autonomous agency formed to facilitate participation of private entities। ठीक है, तो ये पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट है और ये बेसिक स्टेटमेंट भी है क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज का काफ़ी चल रहा था अभी। तो मतलब ये 2025 के अंदर मैंने इसको पढ़ा था, इस साल तो 26 वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने नहीं पढ़ा था। तो मुझे ये पता था कि ये ऐसा स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है और ये सही बात है, इन स्पेस एजेंसी जो है वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए है। राइट। अब दूसरे स्टेटमेंट जो है, अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है अग्निकुल कॉस्मोस और फर्स्ट, लेकिन लग ये पॉजिटिव रहा है। ठीक है, फिर स्काई रूट एरोस्पेस जो है हैज डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल फॉर GSLV। अब पता जैसे ये क्वेश्चन मुझे इन दो स्टेटमेंट में अटका रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली तो मैंने इसको पहली बार में सेकंड राउंड के लिए रखा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दिख रहा होगा सेकंड राउंड। फिर मैंने सेकंड राउंड में आकर के इस पे सोचा ना, तो मुझे लगा कि यार देखो जनरली यूपीएससी क्या करता है, वो इंट्रा स्टेटमेंट या इंटर स्टेटमेंट स्वैप खेलता है। तो यहाँ इंटर स्टेटमेंट स्वैप का कॉन्सेप्ट मुझे दिखा कि अग्निकुल कॉस्मोस में वो स्काई रूट जो एयर स्पेस है वहां से वो मतलब इन दोनों को चेंज कर सकता है और इसने किया होगा ऐसा। और ऐसा क्यों सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि पीवाईक्यू का पैटर्न है और मेरे पास नॉलेज इसका है नहीं कि ऐसा किया है क्या अग्निकुल कॉस्मोस ने। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ऐसा माना कि ये स्वैप किया होगा और फिर मैंने इसका ओनली 1 मारा। हालांकि इसका आंसर जो है आई थिंक यूपीएससी ने 1 इन 2 दिया हुआ है और मेरा ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। ये क्वेश्चन वैसे इजी क्वेश्चन था, अगर किसी को इनमें से एक नॉलेज मतलब एक स्टेटमेंट के बारे में भी नॉलेज होता या मतलब दोनों के बारे में नॉलेज होता तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हो ही जाता। बट ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, ये पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था, इस बार तो मतलब नहीं लगा था उतना न्यूज़ में मुझे। पीटीबीटी में भी आई थिंक नहीं कवर था। बट ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा जो है कुल मिलाकर के गलत हो गया है। हालांकि इस पे कुछ लोग इस बार अभी ऑब्जेक्शंस भी उठा रहे हैं, तो उन ऑब्जेक्शंस में मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा कि किस बेस पे उठा रहे हैं। आई थिंक ये वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइट कुछ करके ऐसा 3D इंजन रॉकेट इस फैक्ट पे उठा रहे हैं। तो अभी लेट्स सी कि क्या होता है। अभी फिक्स नहीं है कुछ इसके रिगार्डिंग, प्रोविजनल की के अंदर आई थिंक इसका आंसर 1 एंड 2 है, बट लेट्स सी क्या होता है इसका आंसर।
बट इसको अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको गलत ही माना है। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ड्रोन स्वार्म्स। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे पता था कि ऐसा यूएवी पे क्वेश्चन आना है या ड्रोन पे क्वेश्चन आना है, और इसके लिए मैं प्रिपेयर करके गया था, है ना। मतलब फुल प्रूफ प्रिपेयर करके गया था, यूएवी पे सर्च करके गया था मैं, और चैट जीपीटी से इवन जेमिनाई से पढ़ करके गया था कि एक यूएवी या ड्रोन पे क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि 2025 के अंदर दो क्वेश्चन थे इस पे, और प्लस में इसराइल ईरान वॉर की वजह से ये काफ़ी काफ़ी चर्चा में था, राइट। तो मेरे को ये पता था कि क्वेश्चन तो आएगा। अब पता, जैसे मैं ऑलमोस्ट सारी डिटेल पढ़ के गया था जितने मैं पढ़ सकता था, फिर भी यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि वो सारी धरी की धरी रह गई इन्फॉर्मेशन। पहला ही फैक्ट पूछा कि जो ड्रोन स्वार्म्स होते हैं वो टेट्राहर्ट्ज जो बैंड है उसकी फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद कॉमन सेंटर, सॉरी कमांड सेंटर, ठीक है। अब मुझे इस पे टेट्राहर्ट्ज पे प्योरली डाउट था यार, मतलब ये स्टेटमेंट लिखा क्यों है इसने, वो टेट्राहर्ट्ज या जो टेराहर्ट्ज है जो भी लिखा है ये टेराहर्ट्ज जो है ना वो, मतलब क्या एग्जामिनर जानना चाहता है मुझसे ये इंटेंट उसका है, या उसने सिर्फ गलत करवाने के इंटेंट से ये स्टेटमेंट दिया है। तो मैंने एग्जाम में इस पे मतलब एक बार के लिए छोड़ दिया। फिर दूसरे स्टेटमेंट पढ़ा, इंडिविजुअल ड्रोन्स इन द स्वैम कैन कम्युनिकेट विद अदर ड्रोन्स इन द स्वैम। ये तो सही बात है, क्योंकि मतलब स्वाम का मतलब ही वही होता है कि एक समूह के अंदर कुछ ड्रोन्स जा रहे हैं और उनको एक लाइक कम्युनिकेशन कमांड सेंटर होता है, तो उसके थ्रू वो बेसिकली डायरेक्ट होते हैं। और ये इसराइल ईरान वॉर की वजह से काफी चर्चा में आया था, तो ये पता था मुझे। जीपीएस जो स्पूफिंग होता है इज कॉमनली यूज्ड टेक्निक टू काउंटर ड्रोन स्वाम अटैक। ये भी बिल्कुल पता था, क्योंकि अभी रिसेंट में ही यूएसए ने भी ये डेवलप डिप्लॉय की थी ईरान के ड्रोन अटैक के खिलाफ, तो ये मुझे पता था। दूसरा तीसरा मुझे पता है। पहला स्टेटमेंट जो है उसको मैंने मतलब अभी के लिए रिजर्व रखा सेकंड इटरेशन के लिए, बट सेकंड इटरेशन में मेरे पास टाइम कम था, मैंने इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया। वैसे मुझे इसको गलत ही मानना चाहिए था, क्योंकि ये फैक्ट है ना, तो फैक्चुअल चीज़ें जो है वो गलती करवाता है बेसिकली। बाद में मैंने आकर के देखा, एक दोस्त ने बताया कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसका आंसर जो है वो 2 और 3 है। मैंने इसका आंसर 1 2 3 मारा था और मेरा ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ठीक है। बट ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा है कि डुएबल क्वेश्चन था, अगर हम लोग इसमें पीवाईक्यू के पैटर्न को बहुत ही ऑब्वियस मान करके उस पर स्टिक रह पाते, तो टेरा हर्ट्ज और ऐसे जो यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें गलत करवाता है ये मान करके इसको हम लोग कर सकते थे। बट ठीक है, इससे लर्निंग ले लेंगे हम लोग, और इस पे रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज और आर करेक्ट, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब पता है, इतना आसान स्टेटमेंट था ये देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन बहुत लाइकली था। ये एक ऐसी थीम थी जिसको सब प्रेडिक्ट कर रहे थे, और लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन हैज कवर्ड इट। फिर भी ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। उसके पीछे रीजनिंग भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब रीजनिंग क्या है अभी, वो जो साइकोलॉजी चल रहा था मेरा इसमें वो बताऊंगा, ठीक है। ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसका पार्ट है, तो मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सही मान लिया। फिर प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे पता था डीएसटी होना चाहिए था आई थिंक ये, बट फिर मेरे को लगा कि यार डीबीटी भी तो डीएसटी ही होता है ना, उसी का ऑलमोस्ट सेम पार्ट ही होता है ना, डीएसटी और डीबीटी ऑलमोस्ट सेम सही होता है। तो मैंने एक बार के लिए उसको साइड में रखा। फिर इट इज प्राइमरली एम टू बिल्ड कैटलॉग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ मुझे तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही लग रहे हैं, और ये इजी क्वेश्चन था जिसको मैंने गलत किया। इसमें आंसर जो है वो 2 और 3 है एक्चुअल में, क्योंकि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, और ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो इंडिया का खुद का इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है ना, जिसमें इंडिया अपने जेनेटिक डाइवर्सिटी पे फोकस कर रहा है। और ये पता था मुझे, बट उस प्रेशर में मुझे याद नहीं आया, और उस चीज़ को मैंने एकदम मतलब मेरे दिमाग से ही निकल गया कि ये तो इसका पार्ट नहीं था। तो मतलब देख रहे हो, उस प्रेशर के अंदर मैंने
मेरा जो नॉलेज था, जो मुझे पता था, मैं इसको पढ़ करके गया था, मुझे मतलब एग्जैक्टली पता था, मैंने ये एग्जैक्ट फैक्ट भी पढ़ के गया था मैं, है ना, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर डेवलप किया, फिर इंडिया ने खुद का इंडिजीनियसली डेवलप कर रहा है इंडिया भी, है ना, 10,000 प्लस सैंपल्स को यूज कर रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीजें पता थी, इसके बावजूद मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रेशर के अंदर वहां पर क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और ये इसके पीछे एक रीजनिंग और भी है कि ये क्वेश्चन मतलब ना मैंने लास्ट में से ज्यादा टैकल किए थे, तो वहां पर मेरे पास टाइम जो है वो बहुत कम था, मैंने सोचा ही नहीं था इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा, और मैं तुरंत तुरंत टिक मारते गया। तो ये भी एक रीजन है। खैर, हम मतलब आगे से इंस्पिरेशन लेंगे कि इजी क्वेश्चन थे, ये इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, है ना, ये दोनों इजी क्वेश्चन थे जो कि गलत हुए, नहीं होने चाहिए थे। इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए एग्जाम में, ये सिन है जो मेरे से हुए हैं। अदरवाइज और अच्छे नंबर आ सकते थे, मतलब 100+ तो आ रहे हैं अभी भी, लेकिन उससे भी अच्छे नंबर आ सकते थे इसमें क्योंकि ये डुएबल क्वेश्चंस थे, राइट। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। अब 74 पे बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू नेशनल क्वांटम मिशन इज करेक्ट। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन पे क्वेश्चन है। अब नेशनल क्वांटम मिशन भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, मतलब ऐसा है कि ये थीम पता था कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इस पे पढ़ करके गया था। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते हैं तब क्या पढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं। अब इसमें जो यूपीएससी ने पूछा है वो क्या पूछा है वो देख लेते हैं। इट एम्स एट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विथ 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट। अब देखो, यहाँ ये स्टेटमेंट ना मतलब कहीं नहीं था, जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ा था, जिस सोर्स से मैंने पढ़ा था ना, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था ये स्टेटमेंट। और फिर इसने थोड़ा ना डाटा दे दिया है, तो डाटा में गलती करवा सकते हैं। फिजिकल वर्ड मुझे थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगा कि फिजिकल क्यूबिट क्यों लिखा है इसने, है ना। इंटरमीडिएट स्केल वाला वर्ड थोड़ा सा मुझे लगा कि हो सकता है रेंज का थोड़ा इधर उधर कर दे, तो मैंने इसको गलत मारा। और फिर इट्स इम्प्लीमेंटेशन जो है इंक्लूड सेटिंग अप फोर, अगेन डाटा है, थीमेटिक हब इन एकेडमिक एंड नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया। तो अब ये फोर जो है ना, थोड़ा सा डाटा मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ खेल ले, लेकिन फिर भी ये थोड़ा ना मुझे मॉडरेट स्टेटमेंट लगा। किस बेस पे, क्योंकि मुझे लगा कि अगर एग्जामिनर को खेलना होगा तो वो ऊपर वाले स्टेटमेंट में ज़्यादा खेलेगा, दोनों में नहीं खेलेगा। तो मैंने इसको सही माना, इसको गलत माना। पीवाई की ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ आ रही है, आपको पता है एब्सोल्यूट वाला मेरा ऑब्जर्वेशन, तो एब्सोल्यूट गलत तो ऊपर वाला ही हो रहा है ना। तो मैंने इस पे ओनली 2 मारा था, लेकिन इसका आंसर जो है वो बोथ 1 and 2 है। बट इस क्वेश्चन पे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि नेशनल क्वांटम मिशन पढ़ने के बावजूद और बहुत ही एक्सटेंसिवली पढ़ने के बावजूद इस क्वेश्चन को टेकल नहीं किया जा सकता था एग्जाम में। किसी का तुक्का लग करके दोनों बोथ मार्क लाइक दोनों स्टेटमेंट को सही मार के बोथ मारा तो हो सकता है ये क्वेश्चन सही हो जाए, राइट। तो बाय नॉलेज ये क्वेश्चन सही करना मुश्किल है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई कोर्स बेचे साइंस एंड टेक के कि मेरे नोट्स से आए हैं या मेरे नोट्स में ये कवर्ड था, तो मत बिलीव करना है, क्योंकि एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में बहुत अलग चीजें पूछता है वो। कवर्ड सबकी होगा नेशनल क्वांटम मिशन, बट ये स्टेटमेंट कवर्ड होना मुश्किल है, और किसी का होगा तो भी वो तुक्के से ही हुआ होगा, मतलब कि वो मिल जाता है, अदरवाइज नहीं होता। मतलब ये स्टेटमेंट्स बाय नॉलेज भी सही करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, एंड ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में, बट मेरे को क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी था ना वो थोड़ा ऐसा ही था कि रिस्क ज़्यादा ही लेना है और मतलब अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा करने, क्योंकि उसी से मेरा एक्यूरेसी आता था, राइट। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया है, बट घबराना नहीं है। एक चीज देख रहे हो, अब साइंस एंड टेक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, इनमें मेरे काफी क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। ये वाला गलत है, फिर ये वाला भी गलत है, एक स्टेटमेंट की वजह से गलत है, या एक फैक्ट की वजह से ये वाला भी गलत हो गया है, और ये वाला भी गलत हो गया है। लगातार 4 क्वेश्चन गलत है, बट घबराना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि मैं, जैसे एग्जाम में क्या मानना होता है कि मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, राइट। और मैंने जितना पढ़ा है इंडिया में सब लोगों ने उतना ही पढ़ा है, और अगर मुझसे नहीं हो रहा है या मेरा गलत हो रहा है तो सबका गलत होगा। ये माइंडसेट आपका एग्जाम में होना चाहिए, इतना आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाकर की चीजें होती है, राइट।
तो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में हम चलते हैं, तो यहाँ पर इंडियन डीप ओशन मिशन पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये जो है ये भी पढ़ करके गया था मैं, और ये काफी न्यूज में था, है ना, मतलब बहुत ही न्यूज में था ये वाला मिशन। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा देख करके गया था, पीटीबीटी में भी ये कवर्ड था, तो बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज में ये कवर्ड था, कहीं से पीआईबी से अलग से छान करके लिखने की या वो करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन पे, ठीक है। Now coming to statements, it was launched by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. तो दिस इज अगेन वेरी क्लासिकल ट्रैप ऑफ यूपीएससी। क्लासिकल ट्रैप है कि वो मिनिस्ट्री गलत देता है, मिनिस्ट्री को स्वैप कर देता है। बहुत ही 2018 से, मतलब बहुत सालों से वो ये चीज करता है। सेम चीज मुझे पता थी कि ये गलत स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री गलत देता है, इस बेस पे गलत मारा। दूसरा, मुझे इसका मिनिस्ट्री याद भी था कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है ये, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार डीप ओशन मिशन, और हम लोग सोचेंगे नहीं अर्थ साइंसेज का है, बट ये उसी का है। तो ऑब्वियस है कि इस स्टेटमेंट को मैंने गलत माना, और फिर जो बाकी के दो स्टेटमेंट है वो सही थे, तो इस बेस पे हमारा जो आंसर वो सीधा सीधा 2 and 3 आ गया। अब यहाँ पर मत्स्य और जो 6,000 हैज बीन डेजिग्नेटेड टू कैरी 3 पीपल इन डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, ये 3 पीपल के बेस पे कोई अगर गलत मार रहा है स्टेटमेंट को, तो थोड़ा सा वो सोचना चाहिए। बट मतलब पता है, ये नॉलेज से ज़्यादा क्वेश्चन होने वाला है, इसमें ट्रिक व्रिक जो है वो जनरली नहीं लगेगी। अगर कोई ट्रिक लगाना चाह रहा है तो उसमें सीधा सीधा एक ट्रिक लगेगी कि क्लासिकल ट्रैप खेलता है यूपीएससी 3 स्टेटमेंट वाले में, 2025 में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि वो क्या करता है, एक स्टेटमेंट में क्लासिकल ट्रैप खेलता है और उसको गलत बना देता है ना, क्लासिकल ट्रैप खेल करके गलत बना दिया, बाकी के दो स्टेटमेंट को वो सही रखता है। तो इस बेस पे मतलब अगर हम लोग देखें तो सेम यहाँ पर भी इसने खेला, क्लासिकल ट्रेप यहाँ पर मिनिस्ट्री में खेला, और बाकी के दोनों स्टेटमेंट को उसने सही कर दिया, एंड हेंस आंसर 2 and 3, राइट। तो इस प्रकार से ये हमारा +2 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ, यूपीएससी केवल नॉलेज के बेस पे नहीं मारता, मतलब स्टूडेंट की जो किल करने की वो है ना एबिलिटी, उसको वो कैसे क्वेश्चन करता है हर बार, वो साइकोलॉजिकल गेम खेलता है बीच बीच में। अब ध्यान से देखना एक चीज को कि साइकोलॉजिकल गेम वो किस हद तक खेल रहा है ना। तो ये थोड़े से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। यहाँ पर उसने एक बड़ा क्वेश्चन दिया, छोटा क्वेश्चन दिया, छोटा क्वेश्चन दिया, छोटा क्वेश्चन दिया, फिर नॉर्मल क्वेश्चंस रखे उसने, ठीक है, और फिर नॉर्मल क्वेश्चन रखे। अब बीच में उसको डराना है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। यहाँ देखो, अब बच्चा मतलब ऐसे अचानक से बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसका साइकोलॉजिकली डिफीट होना जायज है कि एक तो वो थका हुआ है, इतने क्वेश्चन तक पहुंच रहा है, फिर इतना बड़ा क्वेश्चन दे करके एक साइकोलॉजिकल, हमारा जैसे एग्जाम के उस 2 घंटे में साइकोलॉजी के साथ खेलता है। केवल यही नहीं रुका वो, आगे देखो। अब भाई ये देखो, ये पैराग्राफ है, आरसी का पैराग्राफ लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा रहा है। यही नहीं रुका, ये देखो, अच्छा इस पे भी नहीं रुका है वो, आगे भी ये क्वेश्चन है ना, तो ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे पैराग्राफ में उसने खेला। अब ये पेपर ऑलरेडी लेंदी था, अब इसने भाई साहब ने और लेंदी करना चूज किया, है ना। तो साइकोलॉजिकल गेम से थोड़ा सा अवेयर रहना है। डू नॉट क्विट, क्विट अगर कर दिया एग्जाम में तो खत्म है वहीं पर मामला। पता होना चाहिए एग्जामिनर हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, और इसी साइकोलॉजी से हमको पेपर देना है कि ये साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, ये बात मुझे पता चल गई है, तो मैं इसके साथ डबल साइकोलॉजी खेलूंगा कि एक तो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट से मुझे जो है वो इम्पैक्ट नहीं होना है, दूसरा मेरी साइकोलॉजी जो है ना वो एकदम किल मेंटालिटी वाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमको डबल साइकोलॉजिकल गेम इसके साथ में खेलना पड़ेगा, तब जा करके हम थोड़ा सा इसमें विक्ट्री ले पाएंगे, राइट। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। अब देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मिस्टर अक्स, a senior officer, was overseeing a critical vaccination program during pandemic, ठीक है, ये कोई अक्स पर्सन है, ये कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है। He found that private service provider responsible for vaccine distribution was compromising on the quality of the like for the profit, right। तो कोई पर्सन है, कोई प्राइवेट कंपनी है, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है प्रॉफिट के लिए। जनरली वही क्लासिकल चीज बता रही है, कैपिटलिस्ट वाला ओरिएंटेशन।
तो डिस्पाइट immense pressure to manage the issue due to the vested interest, he raised his voice against the principle of the public administration, based on the principle of public administration which he learned during training program. अब ये पर्सन है अक्स, ये ऑफिसर जो था, इसने ये जो प्राइवेट फॉर्म थी ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रही थी फॉर प्रॉफिट, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना जायज समझा. विच ही हैड लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ही अटेंडेड अक्रॉस हिज करियर, ही रिपोर्टेड द इश्यू to the appropriate vigilance authority and halted the contract to ensure citizen welfare. अब भाई साहब ने, ये जो अक्स पर्सन था, इसने होल्ड करवा दिया इसको और इसकी कंप्लेन कर दी. ठीक है. Which of the following principle of the public administration was the most strongly demonstrated by Mr. X का एक्शन. ठीक है. कौन सा एक्शन, जो कौन सा वैल्यू या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल है वो मिस्टर अक्स ने अप्लाई किया, इस पे क्वेश्चन है ना. तो अब देखो, ये स्पिरिट एक ऑप्स तो बेसिकली टीम स्पिरिट ही होता है. अब ये किसी को नहीं पता हो ना तो इसका हिंदी देख लेना चाहिए. फालतू में ईगो में आकर के कई कई बच्चे ऐसे होता है कि यार इसने ये क्यों लिखा, तो ये लगा देते हैं. लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पर डोमिनेट करना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा. टीम स्पिरिट पे बेसिकली बात करता है ये, तो टीम स्पिरिट के बारे में तो कहीं पर बात नहीं हो रही. उसने कंप्लेन करी है तो उसने बेसिकली कंपनी को अकाउंटेबल ठहराया है. तो इसमें देखो इक्विटी वाला जो ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, इक्विटी के बारे में बात नहीं हो रही कहीं पर, डेलीगेशन पे भी बात नहीं हो रही, तो अकाउंटेबिलिटी वाला ही एक बहुत ही आसान तरीके से इसने दे दिया है. तो ये क्वेश्चन देखो आसान था, है ना, लेकिन उसने डिफीट हमको साइकोलॉजिकली करना था कि डर जाए बच्चा, जो डर गया इसको देख करके वो मर गया. ठीक है. तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77. अब देखो भाई साहब, इसने भी बड़ा लंबा स्टेटमेंट के साथ में यहाँ पर दिया है, पढ़ते हैं चलो. In the multi-ethnic district where both economic competition and historical grievances frequently led to the community tension. ठीक है. A flashpoint has arisen with a government decision to allocate land for the waste management facility. ठीक है. वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अलोकेट कर रही है लैंड को, नियर ए ट्राइबल हेमलेट, sparking protest and the tribal by the tribal community. अब देखो क्या कर रहा है, जैसे नॉर्मल समझो मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारी एथनिसिटी वहां पर एग्जिस्ट करती है, ट्राइबल्स भी एग्जिस्ट करते हैं. एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इन्होंने खोला है, ट्राइबल लैंड के अंदर इन्होंने खोल दिया है. अब ट्राइबल्स को क्या होगा, इससे दिक्कत होगा. which claimed that the land was sacred and the critical for their cultural identity. Obviously tribals जो है वो sacred मानते हैं लैंड को और उनकी कल्चर वगैरह पे थ्रेट मानते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है इसको, एज पर केस स्टडी, राइट. एट द सेम टाइम द अर्बन रेजिडेंट एंड लोकल इंडस्ट्री सपोर्टेड द प्रोजेक्ट. जो अर्बन पीपल है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को क्योंकि उनके पास में वेस्ट चैलेंजेस हैं, राइट. द कॉन्फ्लिक्ट हैज एस्केलेटेड विद द रोड ब्लॉक्स. रोड ब्लॉक कर दिया है इन्होंने, जो ट्राइबल लोग हैं इन लोगों ने. social media campaigns and allegations of the police excesses. As a responsible government official, you are tasked with the resolving situation through mediation. आपको पर्सन ए है, उनको मीडिएशन के लिए भेजा गया है. इंश्योरिंग सस्टेनेबल आउटकम दैट बैलेंसेस एनवायरमेंटल नीड्स एंड जो ट्राइबल राइट्स एंड अर्बन. तो अब देखो सीधी सी बात है कि तीन यहाँ पर चीजें दी हुई है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, अर्बन हेल्थ का इश्यू है और ट्राइबल सेंक्टिटी और उनकी कल्चर का इश्यू. तो इन तीनों को आपको बैलेंस करना है. कैसे बैलेंस करोगे, इसके ऊपर केस स्टडी दे दी है इन्होंने. केस स्टडी कहूंगा मैं इसको, क्वेश्चन नहीं कहूंगा. ठीक है. तो अब इसमें देखो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, पढ़ते हैं चलो. ए सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बिगिन विद द एक्नॉलेजमेंट या एक्नॉलेजिंग द कल्चरल कंसर्न्स ऑफ द प्रोटेस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटीज बिफोर डिस्कसिंग टेक्निकल ऑल्टरनेटिव्स. बहुत ही पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है. कि ऑब्वियस है ना कि भाई आप कल्चरल जो कंसर्न्स हैं उनके उनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करोगे बिफोर गोइंग इनटू टेक्निकल थिंग्स, क्योंकि आप एज ए रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर यही काम करोगे, क्योंकि कल्चर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है ट्राइबल्स के लिए या फॉर एनी वन एनी कम्युनिटी. ट्राइबल्स के लिए क्या, हर कम्युनिटी के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है. Government should move ahead with the project without delay to address urban health concern which outweigh the sentiments of the small group. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहे हैं तो आप ऑब्वियस है कि तीनों को बैलेंस करके चलोगे, ट्राइबल को भी बैलेंस करोगे,
अर्बन हेल्थ को भी आप करोगे और वेस्ट का जो चैलेंज है उसको भी करोगे। तो आप एक को दबा करके तो नहीं करोगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है ना। ये कह रहा है कि आप इग्नोर ही कर दो उनको। इग्नोर तो नहीं कर सकते सेंटिमेंट्स ऑफ द स्मॉल ग्रुप, ठीक है। क्रिएटिंग ए, थर्ड वाला पढ़ते हैं। क्रिएटिंग ए मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग ट्राइबल लीडर्स को इंक्लूड करेंगे, environmental expert and municipal representatives to build mutual understanding and help de-escalate tensions। तो बहुत ही पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट है और ऑब्वियस है कि इसको हम लोग सही मानेंगे कि मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें तो प्रमोट करते ही है ना कोई भी सिविल सर्वेंट हो। तो ये तो हम लोगों को ट्रेनिंग व्रेनिंग में भी सिखाते ही हैं, राइट। तो ये इजी स्टेटमेंट है। अगेन, कंडक्टिंग एन इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल असेसमेंट, जो इम्पैक्ट असेसमेंट है, एंड शेयरिंग फाइंडिंग ट्रांसपेरेंटली विद बोथ द साइड्स फैसिलिटेट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। कितना सॉफ्ट वर्ड है, इसको गलत कर ही नहीं सकते हम, है ना। तो सीधी सीधी बात है कि दूसरा हटाएंगे तो जहां जहां दूसरा है उसको हटा दो। यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है, 1, 3 एंड 4 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा, राइट। तो इजी क्वेश्चन है, बस इसमें टाइम हमें लगेगा। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में 2 मिनट तो कम ही पड़ेंगे इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। इससे ज़्यादा ही इस क्वेश्चन में हमको टाइम लगने वाला है, राइट। तो दिस क्वेश्चन इज इजी बट वेरी मच टाइम टेकिंग। Now, coming to this question number 78, this question is again very lengthy question and psychologically defeating question। इस पेपर में जहाँ पर बहुत ही लाइक स्ट्रगल रहेगा टाइम मैनेजमेंट के लिए। Now let us read, we have to fight till end। तो मिस्टर एक्स, a mid-level civil service official working in the urban development, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ए मेजर सिटी। वो मिस्टर एक्स है, वो मिड लेवल सिविल सर्विस ऑफिशियल वर्किंग इन दी अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द मेजर सिटी। रिसेंटली शी वाज इन्वॉल्व इन अप्रूविंग ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर रहे हैं, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ए न्यू कम्युनिटी पार्क, ठीक है। तो कोई पर्सन अक्स है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो कम्युनिटी पार्क है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। Now, during the approval process, she received a piece of confidential information। एक information आती है उनके पास में, indicating that one of the shortlisted contractor had history of poor workmanship। खराब काम करते हैं भाई साहब जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो, and allegation of the corruption in other cities, though nothing had been legally proven। कोई भी legally prove नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास में एक कॉन्फिडेंशियल पर्चा आता है कि इसमें ये भाई साहब जो हैं वो खराब काम करते हैं और करप्शन करते हैं, ठीक है। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर वाई advised her not to disclose the information to this project committee, like disclose this information to the project committee or public, because it could delay the project and damage the city's reputation। अभी इनके कोई मिस्टर जो अक्स हैं या मिस अक्स जो हैं, इनके सीनियर हैं वाई, वो इनको मना कर देते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, दूसरा रेपुटेशन खराब होगी सिटी की, और तीसरा जो है हमारा पब्लिक एंगर एंड ऑल चीज का इशू आएगा। हाउएवर मिस्टर अक्स जो है बिलीव करते हैं कि विथहोल्डिंग सच इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जैसी वैल्यूज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं अगर हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करें। तो मिस्टर अक्स का, मिस अक्स का ऐसा सोचना है। सॉरी, मेरा मिस्टर मिस्टर निकल रहा था। दिस इज अगेन ए बायस जो कि आई नीड टू करेक्ट, राइट। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो मिस अक्स जो है वो हमारे उन वैल्यूज को अफोर्ड करना चाह रहे थे, राइट। सो वोट अमंगस्ट द फॉलोइंग शुड मिस अक्स डू नाउ। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जहां पर सीनियर उनके प्रेशर डाल रहे हैं और यहाँ पर वैल्यूज का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो अब देखो ये केस स्टडी जो है ना, ये थोड़ा सा आपको ओवर टेस्ट कर रही है। अब इसमें इमीडिएटली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू प्रोजेक्ट कमिटी एंड पब्लिक, अब मुझे उस टाइम पे पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है। नाउ कमिंग टू दिस स्टेटमेंट, recommend removing the contractor from the shortlist to protect the project integrity। देखो, recommend removing the contractor from the shortlist to protect the project का integrity, ये भी पॉजिटिव लग रहा है ना। लेकिन थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। पर्पज
the limited disclosure to an oversight committee while keeping the information confidential from public for a time being. अब देखो तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव थर्ड वाला लग रहा है। अब यहाँ जो है, मैंने इसको सोचा ऐसा कि दूसरे वाला भी जो है ना, रिमूविंग कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द शॉर्ट लिस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट का इंटीग्रिटी, ये भी पॉजिटिव है, तो मैंने इनको दूसरे और तीसरे को माना कि ये ज्यादा सही है, क्योंकि इमीडिएटली वाला जो है ना, मतलब थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। ये तुरंत डिस्क्लोज कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, अभी तो प्रूव भी नहीं हुए लीगली, है ना, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने फिर इसमें 2 और 3 मारा, लेकिन इसमें 2 वाला ऑप्शन है ना, वो भी इनकरेक्ट है। सॉरी, आई वॉज हैविंग सम वाटर। सो 2 वाला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि रिकमेंड रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर, मतलब आप रिमूव कैसे कर सकते हो, जस्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बेसिस पे, जिसका कोई लीगली भी प्रूव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इस बेस पे गलत है। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो ओनली 3 है। ये क्वेश्चन मेरा जो है वो एग्जाम में गलत हुआ था, और क्योंकि टाइम वाला जो फैक्टर है वो एक बड़ा इशू रहा, अगर इसको दोबारा पढ़ करके या थोड़ा तसल्ली से करें तो हम लोग इसको एग्जाम लाइक सिचुएशन के अंदर भी डील कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, बट कुछ नहीं कर सकते, जितना टाइम था उसके अंदर मैंने एफिशिएंटली इसको करने की कोशिश करी, बट ठीक है, ये गलती हो गई तो हो गई, है ना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 79, अगेन ए साइकोलॉजिकली डिफीटिंग क्वेश्चन एंड न्यू फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने पूछा है, राइट। बट क्रिएटिव क्वेश्चन है ये। चलो पढ़ते हैं इसको हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि X was addressing a seminar on the meeting on the meaning of the term law as provided under Article 13। ठीक है, आर्टिकल 13 पे क्वेश्चन लग रहा है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्स एक्सप्लेन, एक्स जो है वो पर्सन कह रहा है, एक्स एक्सप्लेन क्या करता है, देखो, मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, इट इंक्लूडेड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस को इंक्लूड करता है, ऑर्डर को इंक्लूड करता है, एंड इवन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, मिस्टर वाई पॉइंटेड आउट दैट द टर्म लॉ, अब देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए इसको, कि अक्स कहता है कि ऑर्डिनेंस को इंक्लूड करता है, ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है, और रूल्स को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, इवन रेगुलेशन को भी करता है। अब वाई जो है वो कह रहा है, वाई कहता है, वाई पॉइंटेड आउट दैट द टर्म लॉ इन द आर्टिकल 13 ऑल्सो इंक्लूड कस्टम्स एंड यूजेस। ठीक है, ये कहता है कस्टम एंड यूजेस, कस्टम एंड यूजेस को भी ये इंक्लूड करता है। ठीक है, having in the territory of India the force of law to which X was not convinced। ठीक है, अब देखो अक्स इस बात से एग्री नहीं करता है कि ये कस्टम्स और जो यूजेस है उनको भी इंक्लूड करता है। अब यहाँ ये अक्स सही है अपनी जगह, क्योंकि देखो आर्टिकल 13 हम लोगों ने मतलब बेसिक पढ़ा होता है कि ऑर्डिनेंस, बाई लॉज सब कुछ इंक्लूड होता है, इवन कस्टम एंड यूजेस भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो बेस्ड ऑन दी अबव सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब इसमें कह रहा है एक्स इज करेक्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द व्यू ऑफ द नॉन इंक्लूजन ऑफ द कस्टम। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जनरली क्या होता है आर्टिकल 13 में ना, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, लॉज होते हैं, बाई लॉज होते हैं, कस्टम्स भी होते हैं, यूजेस भी होते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो ये तो गलत हो गया। द व्यू ऑफ द वाई दैट लॉ इंक्लूड कस्टम इज नॉट करेक्ट, ये भी गलत हो गया। द व्यू ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। ठीक है, अब ये एक बार के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा साइड में रखते हैं। व्यू ऑफ ओनली वाई इज करेक्ट। अब एक्स की जो व्यू थे कि ऑर्डिनेंस वगैरह ये तो सही थे, वाई के व्यू थे कि कस्टम वाला करता है। अब एक्स का जो व्यू था ना, वो एक व्यू ये भी था कि कस्टम को इंक्लूड नहीं करता है, तो ये भी एक्स का व्यू है। तो इस बेस पे यूपीएससी ने इसका आंसर जो है वो डी माना है। हालांकि एग्जाम प्रेशर में मैंने इतना डायमेंशन नहीं सोचा था, और मैंने इसका ये आंसर माना था कि भाई बात तो दोनों सही कह रहे हैं, एक्स भी सही है अपनी जगह, जब तक ये माने कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन ये सब इंक्लूड करता है, तो ऑब्वियसली करता है। वाई कस्टम वाला करता है, तो दोनों सही है अपनी जगह। लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर जो है वो इस बेसिस पे माना है कि अक्स इस बात से कन्विंस नहीं था, तो अक्स का स्टैंड ये भी है कि कस्टम इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो इस बेसिस पे वाई वाला जो स्टेटमेंट है इसको माना है।
हालांकि पार्शियली जो अगर हम देखें तो अक्स भी करेक्ट है और वाई अपनी जगह करेक्ट है, तो बोथ अक्स एंड वाई आर करेक्ट। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिबेट के घेरे में है। अभी मैंने इस क्वेश्चन को गलत माना क्योंकि यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया है, और लेकिन ये क्वेश्चन चैलेंज हो चुका है और बहुत हद तक चैलेंज हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इज चैलेंजिंग दिस क्वेश्चन। तो देयर इज चांस कि ये क्वेश्चन या तो ड्रॉप होगा या फिर इस क्वेश्चन का मतलब जो आंसर है वो चेंज होगा, है ना। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी देखते हैं, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। बट इस क्वेश्चन में देखो एक चीज लर्निंग आपको यहाँ से मिल रही है कि रीड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट से आर्टिकल्स को पढ़ लो, और जो मेजर मेजर आर्टिकल्स हैं जो एक्चुअल में जैसे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, है ना, डीपीएसपी के हैं, उनको ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ करके जाओ, और वो आपको हेल्प करेंगे। अभी इतना अप्लाइड क्वेश्चन है ना, ये मैंने तो बेयर एक्ट पढ़ रखा था, तो मुझे पता था कि आर्टिकल 13 वाला ऐसा है। ये क्वेश्चन अगर मेरा मतलब जैसे यूपीएससी इसका आंसर सी नहीं मानता है, तो ये क्वेश्चन मेरा लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन में गलत होगा, बाकी नॉलेज मेरा इसमें कम नहीं है। मेरे को पता था आर्टिकल 13 का, एक्चुअल में मैं इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो आई वॉज हैप्पी कि ये आर्टिकल 13 पे क्वेश्चन है, तो इसको तो मैं आराम से कर लूंगा। बट मुझे क्या पता था कि यूपीएससी इससे भी खेल सकता है इसमें। हावेवर अभी भी होप है इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर चेंज हो सकता है और हमको +2 और मिल जाएंगे इसमें, राइट। +2 ही किया, +2.66 मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंने इसमें नेगेटिव कर रखा है, मतलब काटा है, मतलब गलत माना है, तो 0.66 मैंने इसमें काट रखा है मेरे जो नंबर आ रहे हैं उनमें, राइट। तो अभी खैर यहाँ से हमको एक लेसन ये लेना है कि जो मेजर मेजर आर्टिकल्स हैं उनको ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के थोड़ा सा जाना है। पॉलिटी के अंदर कोई रिस्क नहीं चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे भैया लक्ष्मीकांत इज सिक्रोसेंट, हम तो वही पढ़ के जाएंगे। ऑब्वियसली यू नीड टू स्टिक टू लक्ष्मीकांत, बट कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ आर्टिकल्स को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही बेसिक आर्टिकल्स दिए होते हैं, तो यू शुड रेफर टू दैट, है ना, कुछ आर्टिकल्स के लिए, राइट। ये पॉलिटिकल सेक्शन स्टार्ट हो गया, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हमारे अब जस्ट 10 क्वेश्चंस रहे हैं जो कि आईआर के रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, इनमें पॉलिटी, मेरा जो डिसीजन था, अभी अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे इसको वापस, कि मेरा जो डिसीजन था पॉलिटी से स्टार्ट करने का, फिर इकोनॉमिक्स पे जाने का, फिर ज्योग्राफी पे जाने का, तो वो सही था या नहीं था। क्योंकि आपने देखा, रैंडमनेस देखी करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर की क्वेश्चन आपने थीम पढ़ रखी है, मैंने थीम पढ़ रखी थी, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, है ना। तो अगर सोचो कि शुरुआत में एकदम पेपर खोलते ही वो क्वेश्चन आप देख लोगे, तो आपका पेपर तो खत्म है। क्योंकि यूपीएससी साइकोलॉजी के साथ खेलता है भाई, और वो ऐसी साइकोलॉजी बैठा करके आपको, मतलब वो घात लगाए बैठा रहता है कि आओ आओ बच्चे करंट अफेयर पे क्वेश्चन पे हाथ मारो। पहले जो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पे हाथ मारेगा वो सीधा एकदम क्रॉस के साइन की तरफ चला जाएगा, है ना, भगवान को प्यारा हो जाएगा ये अटेम्प्ट उसका। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्ट्रेटजी आपको जब बिल्ड करनी हो तो थोड़ा प्रैग्मेटिकली और स्टैटिक ओरिएंटेड ही हमको डेवलप करना है। अब चलो, अभी इतना ज्ञान ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। हमने इतने ये वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अब 91 से हम लोग देखते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 91 से बेसिकली जो आईआर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे आपको पता ही है आईआर हमने लगा भी रखा है इधर, और एग्जाम में मुझे पता चल गया था तो मैंने लगाया नहीं था कि आईआर 91 से हैं। तो अब आईआर के क्वेश्चन भी करंट वाले ही हैं, तो हमने इसको सबसे लास्ट में ही करना है। एक मैंने एग्जाम में भी सबसे लास्ट में ही करा था। मैंने जिस क्रोनोलॉजी में पेपर को डिस्कस किया, मैंने एक्चुअल उसी क्रोनोलॉजी के अंदर ही अपने जो लाइक एक्चुअल एग्जाम पेपर को भी अटेंड किया था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज और आर ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया और एशियन जो है वो काफ़ी, मतलब एशियन के साथ में काफ़ी चर्चा चल रही थी इंडिया की, तो ये थोड़ा सा मतलब इंडिया एशियन पे पढ़ करके रखना चाहिए, आईआर का टॉपिक था। आईआर इस साल बहुत न्यूज़ में था वैसे भी, तो मैं इसको पढ़ करके गया था, ठीक है। अब कालादान मल्टी मॉडल वाला तो पता ही था कि भाई कालादान वाला इंडिया और म्यांमार के बीच में, काफ़ी टेस्ट सीरीज में भी ये कवर हो रखा था, तो पहला तो होना ही था। फिर आईएमटी में भी अगेन इंडिया म्यांमार थाईलैंड, किसी को आईएमटी की फुल फॉर्म भी पता हो तो भी तुरंत हो जाता है, तो 1 इन 2 है,
तो 1 एंड 2 मारो, आगे बढ़ो। अगरतला वाला नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में भी वो ऐसा ही दे रखा है उसने कि एग्जामिनर आपका सही करवाना चाहता है। अगर उसको गलत करवाना होता तो 1 2 एंड 3 वाला ऑप्शन भी वो रखता, बट उसने नहीं रखा। ठीक है, तो एग्जामिनर देखो ये भी एक साइकोलॉजी होती है, जो मैं कह रहा हूँ ना कि एग्जामिनर सही करवाना चाहता है। ये साइकोलॉजी के साथ में हमको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, यूपीएससी का स्पेसिफिकली। टेस्ट सीरीज का अगर ये क्वेश्चन होता, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले पता नहीं किन किन फैक्ट पे गलत करवा देते हैं। अब टेस्ट सीरीज वाले तो यहाँ भी गलत करवा देते हैं, जैसे कालाधन मल्टी मॉडल को मल्टी मॉडल नहीं लिखेंगे, कालाधन प्रोजेक्ट लिख दिया, फिर वो बोलेंगे कि ओहो हमने तो कालाधन प्रोजेक्ट लिखा था, ये तो है ही नहीं, है ना। तो वो बहुत ही बेहुदी लॉजिक लगाते हैं, उन पे नहीं जाना होता, पीवाईक्यू की बेसिस पे जाना होता है। और पीवाईक्यू में एक साइकोलॉजी काफी प्रिवेल करती है कि एग्जामिनर हेल्प्स, वो हेल्प करता है आपकी। कई कई जगह ऑप्शन कम देता है तो इससे वो हेल्प करता है, कई जगह वो हिंट देता है, तो ऐसी सारी चीजें भी यहाँ पर काम करती है। नाउ कमिंग टू, तो ये इजी क्वेश्चन था ऊपर वाला, 91 सही हो गया। 92 पे चलते हैं, तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू की तरफ। प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय इंडिया एंड कंट्री। अब देखो ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि मैं इनको नहीं पढ़ के गया था, बट वहां पर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके तो करना ही है ना। तो मैंने देखना स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि यार देखो ये मेगडेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मैंने देखा ए का क्या क्या ऑप्शन है, तो ए का 1 है और 3 है, ठीक है। तो ए का 1 और 3 में से अगर देखें तो 1 में जो है वो मालदीव है, और 3 में ये है। तो मेगडेचू कुछ ऐसा भूटानीज नाम लग रहा था मुझे, तो मुझे लगा ए का 3 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको एक बार मिलाया, फिर मैंने देखा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट डिकोया और रिस्टोरेशन ऑफ द स्टोर प्लेस, इंस्टीट्यूशन ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज। तो मुझे इनमें से कोई खास अंदाजा लग नहीं रहा था, ठीक है। फिर मैं फिक्स तो ये हो गया था कि ए का तो 3 है, तो यहाँ 50-50 में तो आ चुका हूँ। अब मुझे 50-50 में तो लॉजिक के बेस पे या कैसे भी करके तुक्का तो मारना है ना। फिर मैंने थोड़ा इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, सेकेंड राउंड में आया। देखो सेकेंड राउंड भी लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने फिर इस क्वेश्चन को देखा तो डिकोया वाला मुझे ऐसा लग रहा था यार श्रीलंका का हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो मालदीव में तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं बनाते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा बस अंदाजा आ रहा था कि मतलब ना कुछ मालदीव के अंदर हम लोग अगर करेंगे ना, तो मालदीव के अंदर हम लोग जैसे बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट या सिक्योरिटी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ही करेंगे, क्योंकि मालदीव्स के साथ में पहले भी हमारा थोड़ा इश्यू चल रहा था। और मतलब तो मैंने उसको वैसे थोड़ा सा समझा कि हो सकता है कि डी वाला हो, है ना। बाकी चीज़ें ऐसी थी कि मालदीव्स के साथ अभी आप लोगों ने थोड़ा सुना होगा, इवन सोशल मीडिया पर भी चलता रहता है ये, कि रिश्ते थोड़े ठीक से नहीं चल रहे थे। तो इस बेस पे मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया और फिर मैंने इसमें बी आंसर मारा, और मेरे +2 इसमें आ गए। अब कुछ बोलेंगे भैया तुक्का था, नहीं तुक्का नहीं था भाई, इस पे लेटरल नॉलेज है ये। मतलब मेरा जो गट फीलिंग था ना कि मालदीव्स के साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं हो सकता, तो वो भी कहीं न कहीं ना जैसे आसपास के नॉलेज से, कहीं मूवी वूवी से, कहीं नॉलेज मतलब जो होता है ना अखबार वगैरह पढ़ने से, यहाँ से वो लेटरल नॉलेज डेवलप हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 93, which of the following item of the defense hardware is manufactured in India? अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इस पे मैंने अंधा तुक्का मारा था कि देखो 1 and 3 हो सकता है, अकुला क्लास वाला सबमरीन, तो मैंने सोचा ये होता होगा, तो मैंने इस पे 1 and 3 मारा, बट ये मेरा गलत हो गया। इस पे मैंने अंधा तुक्का ही मारा था, ये नहीं लगाना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो अगर नहीं आ रहा हो तो। जैसे ये क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है तो मेरे को माइनस में ही देके गया है, बट क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी वो था कि मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, और एग्जाम में इतना सोच नहीं सकते कि ये क्वेश्चन जो है वो बैकफायर करेगा, मुझे तो उस टाइम तो वही लगता है कि ये पॉजिटिव है, तो उस बेस पे मैंने इसको मारा और गलत हो गया, बट नो रिग्रेट्स, ठीक है। वहां पर वॉरियर की तरह खेलना होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी गेम खेलता है यूपीएससी। तो अगर हम लोग हर क्वेश्चन पे डाउट करेंगे कि इस पे ये नहीं लगाएंगे, तो फिर तो हमारे अटेम्प्ट ही जो है वो ऑलमोस्ट 65 के आसपास ही नहीं हो पाएंगे, है ना। तो थोड़ा वॉरियर भी बनना होता है एग्जाम में, क्योंकि
अदरवाइज तो फिर अटेम्प्ट नहीं हो पाते ना। तो गलती करवाने के लिए भी थोड़ा सा सीना चाहिए होता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 94, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पे क्वेश्चन है और इसमें पहला स्टेटमेंट है कोलंबो प्रोसेस इज ए रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस विच मेंबर स्टेट टेक बाइंडिंग डिसीजंस। अब देखो यार, बाइंडिंग डिसीजन जब भी कहीं पर आता है ना, आज तक सही नहीं दिया है। मतलब पीवाईक्यू का ऑब्जर्वेशन है कि बाइंडिंग डिसीजन जो है वो कहीं पर नहीं होते। और ये तो प्रोसेस है भाई, प्रोसेस में बाइंडिंग डिसीजन क्यों ही लेंगे हम लोग, ऐसा भी सोच सकते हैं। और कोलंबो डायलॉग होता है जनरली, है ना, तो उसमें नहीं लेते हैं हम लोग डिसीजन बाइंडिंग। और जहां जहां बाइंडिंग होता है वो गलत होता है स्टेटमेंट, ये भी पता था तो तुरंत इसको उड़ाया। फिर अबू धाबी इज ए वॉलेंट्री नॉन बाइंडिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस अमंग एशियन कंट्रीज ऑफ द लेबर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टू फैसिलिटेट रीजनल कोऑपरेशन ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मोबिलिटी। अब देखो, सीधा सीधा सा बात है कि नॉन बाइंडिंग बोल रहा है, डाइल्यूटेड करके बोल रहे हैं। दूसरी बात कि ऊपर वो खेल चुका, तो यूपीएससी क्या करता है, एब्सोल्यूट खेलता है एक स्टेटमेंट में, बाकी स्टेटमेंट्स में जब तक एब्सोल्यूट नहीं खेलेगा तब तक वो सही रखेगा। तो इस बेस पे मैंने इसको सही मारा। थर्ड वाला, ग्लोबल फॉर्म ऑन फॉर द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट क्रिएटेड अपॉन प्रपोजल ऑफ ए फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल, वॉलेंट्री फॉर्म है जिसके डिसीजंस आर नॉन बाइंडिंग नेचर। तो इतना डाइल्यूट करके दे रहा है, अगर ये बाइंडिंग बोल देता तो मैं तुरंत काट देता इसको। लेकिन ये कह रहा है नॉन बाइंडिंग है और बेसिकली वॉलेंट्री है, तो कितना डाइल्यूटेड है ना। तो हो सकता है वैसा होगा, तो तुरंत इसमें 2 एंड 3 मारो, फालतू में इधर उधर देखने का नहीं है। और हमारा स्टेटमेंट सही हो, वो आंसर सही आ जाएगा, +2 हमको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें पता है यहाँ पर भी यूपीएससी ने वही चीज खेली है जो पीवाईक्यू में खेलता है। वो क्या करता है, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट में क्लासिकल ट्रेप खेलता है या एब्सोल्यूट क्लासिकल ट्रेप खेलता है। यहाँ पर क्या खेला, बाइंडिंग डिसीजन, तो इसको गलत काटते ही बाकी 2 स्टेटमेंट को सही मारो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट खेलने वाला लॉजिक है जिसपे मैं शुरू से कंसिस्टेंट रहा हूँ अभी तक। और इसकी वजह से मेरे काफी क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है 10-15 क्वेश्चन मेरे सही भी हो गए हैं। राइट। तो ये लॉजिक्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे थ्रू पीवाईक्यू लॉजिक, और खुद डेवलप करने पड़ेंगे, ऑब्जर्वेशन खुद को करना पड़ेगा, है ना। कमिंग टू दिस क्वेश्चन 95, फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज के बारे में बात कर रहा है कि किसको अवार्ड हुआ है नोबेल प्राइज ट्वाइस, 2 बार। तो ये टफ क्वेश्चन था, बट हाउ मेनी वाला था, तो मैंने सोचा यार 4 में से वो जनरली 2 करेक्ट देता है, 2 आउट ऑफ 4, तो मैंने 2 मार दिया। थोड़ा रैंडम तुक्का था, बट पीवाईक्यू बेस्ड तुक्का था। बट ये इसका आंसर जो है वो आई थिंक यूपीएससी ने ओनली 1 दिया है या कुछ ऐसा दिया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप इसको देख लेना, बट ये रैंडम तुक्का ही था, तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो ये मेरा माइनस में लेके आया नंबर, बट ठीक है। मैं पीवाईक्यू ऑब्जर्वेशन पे गया था इसमें। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 ऐसा क्वेश्चन है जो एकदम यूपीएससी का जो इस बार यूपीएससी ने जो कमाया है कि एब्सर्ड पेपर बनाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है, ये क्वेश्चन जो है वो इस टाइटल को देने में बहुत बड़ा यूपीएससी के लिए वो है ना। ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा नहीं देखना होता, किसी को नहीं पता होता ये, अगर किसी को पता है जैसे एक हमारे टीचर थे कि अगर किसी का ये क्वेश्चन सही हो रहा है और वो नॉलेज से हो रहा है कि उसको नॉलेज था, तो उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। राइट, ही यूज्ड टू जस्ट जोक अबाउट इट, बट ये सही भी बात है कि इतना नॉलेज तो नहीं होता है हमको, है ना। ये तो नहीं हो सकता भाई, इवन पीसीएस में भी इतने खराब फैक्ट तो नहीं पूछते। तो ये क्वेश्चन छोड़ना होता है, मैंने तुरंत इसको देखा, काटा, आगे बढ़ा, छोड़ दिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 97। 97 जो है उसके अंदर हमने देखा तो क्वेश्चन नंबर लिस्ट वाला है, मैचिंग वाला, और ये बहुत ही चर्चा में चल रहे थे ये जो सारी चीजें हैं इस बार। तो यहाँ से क्वेश्चन लाइकली था। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन लाइकली था, और इसमें एक चीज करते ही आंसर आ रहा था। हमको पता होना चाहिए था बेंगलुरु वाला, और मुझे एक्चुअल में बेंगलुरु वाला ही पता था, बाकी नहीं पता थे। ठीक है, तो मैंने बेंगलुरु वाला ढूंढा। अब ये देखो नॉलेज डोमिनेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नॉलेज है तो यू विल सेल थ्रू इट, बट इसमें एक चीज है, थीम। थीम आपको एनालिसिस करनी थी,
थीम उसने बेसिकली 2025 में भी बिम्स्टेक पे क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आपको बिम्स्टेक को ढंग से पढ़ के जाना चाहिए था। और अभी लेटेस्ट वाला जो आई थिंक 6th समिट हुआ था, उसी के डेवलपमेंट से उसने पूछे हैं, तो उसकी कोई गलती भी नहीं है ना। तो ये 2025 की पीवाईक्यू से मैंने कहा ना कि पेपर वो 2025 वाले से ही 26 वाला बनाता है, तो 26 वाले से ही 27 वाला बनाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो 26 वाले पेपर को इतना गो थ्रू कर लो कि हर एक स्टेटमेंट आपको पता हो। अब जैसे यहाँ भी मिस्टेक पे क्वेश्चन आया है, अगले साल भी आएगा, लिख के ले लो, अगले साल भी बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये चीजें थोड़ा कोई बताता नहीं है इंडस्ट्री में, बट ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन खुद से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा बेंगलुरु का आंसर लगाते ही अपना सीधा आंसर आ रहा था। इसमें कुछ मतलब लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, बस थीम एनालिसिस करते रहो और पीवाईक्यू से ऑब्जर्वेशन को अपना शार्प करते रहो। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, नॉट करेक्ट पूछा है, बट अगेन ऐसा एब्सर्ड क्वेश्चन जिंदगी में नहीं देखा मैंने, और ये इतना कोई रटा मार भी नहीं सकता। आई थिंक 100+ कॉप्स होंगे, कितनों को रटा मारेंगे, देखते ही तुरंत हटाओ, नहीं अटेम्प्ट करना, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 99, which one of the following statement with respect to the revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो इस पे हम लोगों को देखना है, कह रहा है पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज 1 अप्रैल 21 से 26 तक है। तो यार इस स्टेटमेंट में ना मुझे डाउट लगा कि अगर कोई ऐसा होता स्कीम तो मैं सुनता जरूर, और फिर यहाँ डेट वेट पे भी वो मतलब यूपीएससी इस स्टेटमेंट को देने का मकसद क्या है, इंटेंट क्या है। मतलब कोई क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें इंटेंट तो होगा ना एग्जामिनर का कि वो ये चेक करना चाह रहा है। तो यूपीएससी डेट तो कभी चेक करता नहीं है ना। तो ये गलत करवाने के हिसाब से ही उसने दिया कि वो यहाँ गलत करवा सकता है, राइट। सॉरी आई वाज हैविंग जस्ट वाटर, तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया बीच में। हाँ, तो अब यही इंटेंट वाले पे बात था मेरा कि इंटेंट क्वेश्चन में, पता है इंटेंट अगर आप समझ लो ना तो आधे स्टेटमेंट सही सोल्व हो जाते हैं आपसे। तो इंटेंट क्या होगा, तो एग्जामिनर कभी डेट वेट तो चेक करना नहीं चाहेगा, तो ये गलत बनाने के लिए ही वो स्टेटमेंट दे रहा है। ये लॉजिक जो मैंने अभी जस्ट लगाया है, इस लॉजिक को डेवलप करने में भी आपको बहुत खतरनाक ऑब्जर्वेशंस लगेंगे, तो इस बेस पे मैंने ये गलत काटा। दूसरा, की ऑब्जेक्टिव of the revamped RGSA is to develop governance capabilities of the पंचायती राज institutions to deliver on the sustainable development goal। पॉजिटिव स्टेटमेंट लगा, मुझे लगा इसमें गलती तो कुछ है नहीं, और कहाँ पर गलती करवाएगा, स्कोप ही नहीं है उसके पास, है ना। पंचायती राज पे तो बहुत ही सॉफ्ट एरिया है, एसडीजी अगेन बहुत ही सॉफ्ट एरिया है, तो गलती करवाने का स्कोप है ही नहीं। तीसरा स्टेटमेंट चलते हैं थर्ड वाले पे, द शेयर ऑफ द सेंट्रल फंडिंग for revamped RGSA is 100% for all state and union territories। तो देखो, अगर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती तो मुझे पता होता, मैंने ऐसे सोचा एग्जाम में। और 100% फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, ये सब फालतू की बकवास क्यों कर रहा है ना। सेंट्रल फंडिंग है तो सीधा बोलता सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। तो मैंने इस बेसिस पे, क्योंकि ज्यादा फैक्ट दे रहा है यहाँ पर, एक तो 100%, एक ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, फिर सेंट्रल फंडिंग, थोड़ा ओवर एग्जेजरेट जब जब करता है या ज्यादा इंफॉर्मेशन फेंकता है तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। ये भी पीवाईक्यू का एक ऑब्जर्वेशन है, इस पे हम लोग बात कर लेंगे, राइट। तो इस बेस पे स्टेटमेंट को गलत काटो और अपना आंसर जो है वो ओनली 2 आ जाता है, और +2 हमको इस आंसर में मिल जाते हैं। ये चीज जो मैंने इसमें इस क्वेश्चन में लगाई है, ये पीवाईक्यू के थ्रू आएगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के थ्रू आएगी। कोई बच्चा बोलेगा कि भैया मैंने तो पढ़ा ही नहीं है भाई, मैंने पहली सच बता रहा हूँ, मैंने नाम पहली बार सुना था इस गेम का, एग्जाम बैठ करके मैं पढ़ रहा था तब मैंने इसका नाम देखा है कि अच्छा ऐसा कोई स्कीम है। तो पढ़ने की बात तो छोड़ो, मैंने इसका नाम भी पहली बार देखा है एग्जाम में, और फिर भी ये क्वेश्चन सही है। तो ये पीवाईक्यू का पावर है, ऑब्जर्वेशन जो है ना पीवाईक्यू के, उनका पावर है। आप पीवाईक्यू के साथ बैठना पड़ेगा, एंड आई एम सेइंग इट अगेन, 2026 का पेपर जो है ना उसी से 2027 का पेपर बनेगा। तो बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेना कि ये जो ट्रैप्स मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम ट्रैप्स उसमें होंगे, क्योंकि 2024 के अंदर सेम ट्रैप थे।
उसने 2025 के अंदर ऑलमोस्ट सेम ट्रिप डाले, है ना। एक दो में थोड़ा उसने खेला, लेकिन वो हर साल करता है वो। लेकिन अगर आप 2018 से या 2019 से या 2020 से भी सारे ऑब्जर्वेशंस को ढंग से खुद बैठ करके देख के जाओगे ना, किसी के यूट्यूब वीडियो से आप बस सीख सकते हो, बट अप्लाई आपको खुद करने पड़ेंगे। तो 25 वाला जो है वो 26 में उसने खेला है सेम टू सेम, 26 वाला पेपर जो है उसी से 27 वाला वो बनाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग कि वो सेम पैटर्न ही रखता है। हम लोग मूर्ख होते हैं जो उन पैटर्न्स को एग्जाम में बैठ करके नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं हम। 100 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, इस टेस्ट का, इस पेपर का, राइट। सो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स पे बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में थी, और इसके क्वेश्चन हर साल आते हैं। एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन, और ये थीम भी है, तो इस पे आपको पढ़ करके जाना चाहिए था। अगर आप पढ़ करके नहीं जा रहे हैं यू के मेंबर्स को, नाटो के मेंबर्स को, देन यू आर गोइंग अनप्रिपेयर्ड, राइट। तो ये पढ़ करके जाना ही था, ऑब्वियस है ना। तो ये मैं पढ़ करके गया था। और यहाँ पर बेलारूस जो है वो मेंबर नहीं है ईयू को, पता है। पोलैंड जो है वो मेंबर है, जर्मनी तो ऑब्वियस है। तो अगर किसी को ये भी पता है ना कि जर्मनी मेंबर है, लिटरली एक एक फैक्ट से कि जर्मनी मेंबर है, तो एग्जामिनर इतनी हेल्प कर रहा है ना, इस फैक्ट से ही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये तो बोनस क्वेश्चन है, ये तो फालतू में 2 नंबर बांट रहा है वो, है ना। अगर ये कोई क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो आई थिंक ही और सी इज नॉट डूइंग जस्टिस विद दिस, लाइक दिस प्रिपरेशन। तो मतलब अगेन नॉट ओवर एग्जेजरेशन, बट ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, एंड ये सबका सही होगा ऑलमोस्ट लोगों का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमको +2 मिल जाता है, और हमारा ये पेपर जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। अब इस प्रकार से जो अगर हम लोग देखें तो मैं बताऊं आपको, तो मेरे जो है इसके अंदर मैंने टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो छोड़े थे। ठीक है, इसमें मेरे 61 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए हैं अभी तक प्रोविजनल की के हिसाब से, जिसमें कुछ आंसर जो हैं वो गलत भी हैं, राइट। कुछ आंसर गलत भी हैं और वो सही होंगे, और बाकी के जो है मेरे 32 क्वेश्चन इसके अंदर इनकरेक्ट हुए हैं, राइट। तो अगर हम इसके हिसाब से जो देखें, तो 61 इंटू 2, ये हो गया हमारा कितना, 2 और 120, यानी कि 122। और फिर 32 जो इनकरेक्ट है, उसका जो हमारा इनकरेक्ट का रेशियो है 32 इंटू 0.66, राइट। तो ये हो गया 6 दूनी 12, 1, और 6 थी 18 और 19। ठीक है, तो ये 19.2, ये हटा दो इसमें से 19.2, और हमारा ऑलमोस्ट 100 प्लस, मतलब 100 कितना हो गया, 103 से ज्यादा स्कोर आ रहा है इसके अंदर। अब इसमें भी 103 पर अटकने वाला नहीं है, इसमें भी अभी 3-4 क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने जो गलत माने हैं, वो मैंने भी गलत माने हैं। कुछ डाइसी क्वेश्चन है जो भी मैंने भी गलत माने हैं, इन्हीं इन्हीं 32 में है। तो अभी इनमें से जो है वो नंबर और इधर आएंगे 103 की तरफ, और ऑलमोस्ट 105 110 के आसपास नंबर होंगे। बट प्रोवाइडेड कि यूपीएससी इतना अनसर्टेनिटी रखता है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये पेपर जो है वो मैंने जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से आप भी कर सकते हो। 2027 वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ना, जैसे मार्केट के अंदर कुछ फोमो चलेगा, अभी भी चल रहा है, आई कैन सी दैट, कि एक सिंपैथी की वेव चल रही है लोगों के साथ में कि ओहो पेपर तो बहुत अनडुएबल आ गया, या मतलब रैंडम पेपर आ गया। यस, रैंडम पेपर है भाई, लेकिन पीवाईक्यू के ऑब्जर्वेशंस को अगर आप ढंग से करके जा रहे हो, राइट, आप स्टैटिक को ढंग से करके जा रहे हो, और पीवाईक्यू में भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप ऊपर ऊपर से देख के जाओगे तो हो जाएगा। एकदम इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन, पिछले साल के पेपर्स का तो बहुत ही इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम हॉल में वो खोल ले पाओगे। स्टैटिक जो है उस पे आपकी क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। स्टैटिक के क्वेश्चन गलत करना मतलब कि सिलेक्शन को रोकना। तीसरा चीज की करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो थीमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एआई की थीम पे एक क्वेश्चन 100% 2027 में भी आएगा, राइट।
जो मिशन चल रहे हैं, स्पेस मिशन चल रहे हैं, उनमें से क्वेश्चन 100% आने के चांसेस रहते हैं, है ना। जो थीम्स हैं हमारी, अब जैसे एआई पे एआई एक नई थीम बन चुकी है, तो इसको आइडेंटिफाई कर लो, है ना। जो करंटली एकदम रिकरेंट थीम चल रही होती है ना, उन पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये रिकरेंट थीम्स पे हमको प्रिपेयर करके जाना है। करंट अफेयर में बेसिक एक सोर्स को पकड़ना है, फालतू में कोई करंट अफेयर का कोर सोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोर सोर्स के पीछे जाओगे तो यूपीएससी आपको फेल कर देगा। सही बात है ये। क्योंकि ना जैसे कोई भी कोर्स होगा तो उसमें क्या होगा कि टीचर आपको पढ़ाएगा, ठीक है। टीचर वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, कंटेंट को छांट वांट करके। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी ना, वो जितना टीचर अपना 100% अंडरस्टैंडिंग देगा, राइट। अब उसमें से 80% आप लोगों को समझ में आएगा, उसमें से आप 30% रिटर्न करोगे, या लेट से 50% भी कर लोगे। अब उस 50% में से गारंटी थोड़ी है कि पेपर यूपीएससी बनाएगा, राइट। तो खुद थोड़ा सा एफर्ट्स डालने की ट्राई करो, और ट्राई करो कि जो रिकरेंट थीम्स हैं उनको प्रिपेयर करके जाओ, और बाकी पीवाईक्यू की ऑब्जर्वेशन से करंट के क्वेश्चंस को हैंडल करो। ये करंट के क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है ना। तो करंट के पीछे भागना बंद कर दो। यूपीएससी का 2026 का पेपर जो है ना, वो भी एब्सर्ड था, कुछ मामलों में बहुत एब्सर्ड था, खराब पेपर था। बट इसमें भी पैटर्न्स काम किए हैं, इसमें भी पीवाईक्यू के ऑब्जर्वेशंस काम किए हैं। ये भी पीवाईक्यू बेस्ड पेपर ही था, हालांकि थोड़ा सा इसने रेंडमनेस, थोड़ा सा लेंदी पेपर इसने किया है, और वो आई एग्री, मैंने वहाँ एग्जाम में बैठ करके दिया है, राइट। तो अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल गेम इसने बहुत बढ़िया तगड़े वाला खेला है। तो जो बच्चे साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, अपनी एग्जाम में तुरंत अडेप्टिव एजिलिटी नहीं रखते या अडेप्टेबिलिटी नहीं रखते, तो वहां पर वो फंसाता है। तो ये सारी चीजें डेवलप करने पे ध्यान दो, और ये सारी चीजें जो है वो किसी का कोर्स लेकर के, है ना, वो सारी चीजें करने से नहीं आएंगी। पीवाईक्यू को खुद घर पर पे बैठ करके और सोल्व करो, उन पे थोड़ा ऑब्जर्वेशंस मतलब डिस्कशन करो दोस्तों के साथ में, है ना। और उनके साथ में खेलते रहो कि कैसे एमसीक्यू के साथ खेल सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेस्ट लगाते रहो। कोचिंग्स के टेस्ट जो हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट होते हैं, इस सेंस में कि वो आपकी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। एक मिस गाइडेंस जनरली होता है, जो बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं उनके लिए खासकर। मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती कर चुका हूँ। उनको लगता है कि पीवाईक्यूज आर दी ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, और कोचिंग की जो चीज़ें हैं या कोचिंग के जो टेस्ट हैं वो एब्सर्ड होते हैं, या उनसे यूपीएससी में कुछ नहीं आता। तो दिस इज द वेरी वेरी रॉन्ग कन्वेंशन, और जो फेक न्यूज है जिसको मैं कहूँगा, या डीप फेक में कहूँगा इसको, जो चल रहा है मार्केट में, राइट। तो ये इस पे बिलीव मत करना यार। मैंने लाइक आई ऑल्सो लॉस्ट माई फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि कोचिंग के टेस्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट। कोचिंग के टेस्ट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनसे आपका नॉलेज जो है वो डेवलप होता है। नॉलेज बेस, एक सर्टेन नॉलेज बेस आपको चाहिए होता है यूपीएससी में, एंड वो नॉलेज बेस पीवाईक्यू नहीं दे सकते आपको। पीवाईक्यू एक अप्रोच देते हैं, पीवाईक्यू की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में, बट नॉलेज जो है ना वो आपको टेस्ट के थ्रू ही आता है। और कोचिंग के टेस्ट जो है ना, कोई भी कोचिंग के टेस्ट पकड़ो, एक टेस्ट सीरीज को थ्रू आउट लाइक कवर टू कवर फॉलो करो, और उसके साथ में पीवाईक्यू को करते रहो, है ना। केवल केवल नॉलेज से नहीं होगा, केवल पीवाईक्यू से नहीं होगा, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। पीवाईक्यू आपको पैटर्न समझाएंगे, अप्रोच समझाएंगे, नॉलेज वाला पार्ट जो है आपको टेस्ट के थ्रू करना पड़ेगा, और उनके साथ में मिला करके आप प्रीलिम्स को आराम से अच्छे मार्जिन के साथ में कवर कर सकते हो, राइट। तो ये यहाँ पर अभी हम लोग स्टॉप करते हैं। इसमें एक और वीडियो मैं बेसिकली बनाने का ट्राई करूंगा, जिसमें आई विल बी शोइंग यू कि कैसे 2025 वाले पैटर्न्स या पीवाईक्यू की जितने भी पैटर्न्स हैं, जैसे सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स का, डाटा का गलत, डाटा वाला, ऑब्जेक्ट जो ये ऑर्गेनाइजेशन को गलत करवाने वाला, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो 2026 के पेपर में भी एज इट इज यूपीसी एग्जामिनर ने रखी है। देयर हैज बीन नो चेंज इन दी मेथोडोलॉजी और पैटर्न्स। तो इनके बेसिस पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ट्रिक्स और हैक्स जो हम लोग बोलते हैं इनको, वो ट्रिक्स और हैक्स नहीं है, वो पैटर्न्स है पीवाईक्यू के, जिनको समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड,
एंड हम लोग मिलते हैं और एक और वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू की पैटर्न्स को और कुछ मेंस की स्ट्रेटजी की रिगार्डिंग, और मेंस के ऊपर भी हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप रीडिंग। ऑल राइट, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर watching this video.